Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। मुझे पता है कि आप लोगों के NCC B और C सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस एक वीडियो के अंदर हम आपका पूरे का पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं और अगर आप सिर्फ इस वीडियो को भी देख जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप इजीली एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ इस वीडियो में से वहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रिल से रिलेटेड और क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का कि वर्ड ऑफ कमांड आर ऑफ डैश टाइप्स, यानी कि जो वर्ड ऑफ कमांड होती हैं वो कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड के दो प्रकार होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डैश वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन टू ब्रिंग द बॉडी टू ए रिलैक्स्ड पोजिशन, यानी कि शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए कौन सी शब्द जो है वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। तो वो आराम की स्थिति में लाना है तो आराम से की वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। सी पॉइंट है यहाँ पे द लेंथ ऑफ पेस इन तेज चल इज डैश इंचज, यानी कि तेज चल में कदमों की लंबाई कितने इंच होती है। तो तेज चल में कदमों की लंबाई 30 इंच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कमांड शब्द में दो अलग अलग हिस्से क्या होते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड आपको पता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, अभी हमने देखा, एक होता है क्वेश्चनरी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चनरी मतलब जैसे हम कमांड देते हैं सावधान, तो जो लंबा खींचते हैं स्टार्टिंग के अंदर उसको हम चेतावनी बोलते हैं, ताकि सभी को अलर्ट हो जाए, सभी पता लग जाए कि कमांड आ रही है। और जब हम लास्ट में काटते हैं उस कमांड को तो वो होती है कार्यकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव कमांड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो ड्रिल दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा, एक ओपन ड्रिल होती है, एक क्लोज ड्रिल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमको बताना है कि गलत सही गलत बताना है हमको। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे सही गलत बताना है। और सही गलत में यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे है कि सलामी शस्त्र जो होता है वो नायब सूबेदार से लेके कप्तान तक दिया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है। इंस्पेक्शन टू बी डन इन ओपन ऑर्डर मार्च, निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है, बिल्कुल सही है। निरीक्षण जब भी करेंगे तो खुली लाइन में ही होगा। ठीक है। और खुली लाइन चल और निकट लाइन चल की कार्रवाई आपको पता होनी चाहिए। जब खुली लाइन चल की कार्रवाई होती है तो जो आगे वाली लाइन होती है वो 1.5 कदम आगे चलती है, सबसे पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे चलती है और बीच वाली लाइन जो है वहीं पे रहती है। ठीक है। लेकिन अगर कार्रवाई हो निकट लाइन चल की तो आगे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे चलेगी, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम आगे चलेगी और बीच वाली लाइन हमेशा वहीं पे रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पीछे मुड़ कमांड टू बी गिवन ऑन लेफ्ट फुट। हाँ बिल्कुल, मोस्टली जो कमांड होती है वो हमेशा बाएं पांव पर ही दी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पेपर 2 आ गया। पेपर 2 यानी कि उसी का ये पार्ट है जो आपका पेपर होगा ना, एग्जाम होगा जो आपका एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का, उसी का। अभी तक हमने ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे वेपन ट्रेनिंग यानी कि हथियार प्रशिक्षण जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइफल की सफाई करने में उपयोग आने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखो। इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो कैसे करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाएं, टेलीग्राम पे सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, वहाँ पे इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 2 आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर राइफल क्लीनिंग, राइफल की सफाई करने में उपयोग आने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ पे दो वस्तुएं पूछी गई थी लेकिन यहाँ पे 5 वस्तुएं लिखी हुई हैं। एक पुल थ्रू यूज होता है, वायर गेज, तेल यानी कि ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लैनेल यानी कि चिंदी सफाई के लिए जिसका साइज होता है 4x2 इंचज़, और फ्लैनेल चिंदी तेल लगाने के लिए जिसका जो साइज होता है 4x1.5 इंचज़। नेक्स्ट अगेन फिल इन दी ब्लैंक्स है। यहाँ पे ट्रिगर जो होते हैं वो ट्रिगर का जो डिस्टिंक्शन प्रेशर होता है वो दो प्रकार का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो लेंथ होती है 0.22 डिलक्स की वो होती है 43 इंच, 0.22 डिलक्स राइफल होती है। फुल फॉर्म ऑफ इंसास, इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम या फिर इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। एक बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जो इंसास राइफल है वो किस देश के द्वारा बनाई गई है। तो क्योंकि इंसास है हमको पता लग रहा है इंडियन है, तो इंडियन मतलब भारत देश के द्वारा बनाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं। लिम्बर अप वेपन ट्रेनिंग के अंदर होता है फायर करने की पोजीशन में जाएं, शिस्त लें, आंख दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाएं, अगले आदेश का इंतजार करें, उसे ही लिम्बर कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो भी हम एक तरीके से जब हमको निशाना लगाना होता है, जब हमको फायर करना होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पोजीशन लेंगे, पोजीशन लेने के बाद शिस्त लेंगे, आंख और दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाएंगे। ठीक है बिल्कुल, तो उसी चीज़ को लिम्बर अप करना कहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 डिलक्स राइफल 10 राउंड्स होती है, गलत है, 5 राउंड होती है .22 के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एलएमजी के अंदर कितने होते हैं, 30 होते हैं। एसएलआर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। .22 में कितने होते हैं, 5 होते हैं डिलक्स की अगर हम बात करें तो। .22 की जो इफेक्टिव रेंज होती है वो 25 गज होती है, बिल्कुल सही है। देयर आर 4 बेसिक एसेंशियल ऑफ गुड सीटिंग, नहीं। अच्छे निशाने की 4 मूल आवश्यकताएं होती हैं, नहीं। 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें हम HAT के द्वारा दर्शाते हैं। H से होता है होल्डिंग, A से होता है एमिंग, T से होता है ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग मतलब मजबूत पकड़ होनी चाहिए, एमिंग मतलब मजबूत निशाना होना चाहिए, ट्रिगर ऑपरेशन मतलब मजबूत ट्रिगर ऑपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया पेपर 3 मिसलेनियस, जिसके अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकता और उससे रिलेटेड जो भी अवेयरनेस हमको फैलानी है वो है। टोटल 30 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि राइट वेरियस प्रोग्राम्स एंड कंपटीशन कंडक्टेड ड्यूरिंग नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। देखो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो है उसे अब EBSB कैंप के नाम से जानते हैं। EBSB मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप को पहले NIC यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के नाम से जाना जाता था। और उस कैंप के अंदर अब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो कह देंगे कि राइट वेरियस प्रोग्राम्स एंड कंपटीशन कंडक्टिंग ड्यूरिंग EBSB कैंप, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, क्विज कंपटीशन होते हैं, नेशनल यूनिटी के लिए राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा वहाँ पे आपके कल्चरल के अंदर आपके जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक NIAP भी होता है, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, वो भी इसके अंदर कराया जाता है। तो इसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जो EBSB कैंप की अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो राष्ट्रीय एकीकरण आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता देश में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बहुत सारे रीज़न है। देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ सोवेर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। देश की संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे देश के हम प्रभु हैं। मतलब क्या कि हमारे देश में अगर हम कोई कानून बनाते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो हम खुद लेंगे, कोई दूसरा देश हमको नहीं बताएगा कि क्या करना है। और क्षेत्रीय अखंडता यानी कि जो हमारी टेरिटोरियल एक टेरिटरी है वो अखंड है, मतलब जो बाउंड्री डिसाइड कर रखी है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई दूसरा देश आके हमारी बाउंड्री के अंदर घुस जाए, तो उसे हम क्षेत्रीय अखंडता बोलते हैं। पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए यानी कि शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए, देश की प्रगति और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। देखो अगर देश में शांति होगी जब ही देश तरक्की करेगा। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी यानी कि गरीबी और जो अशिक्षा है उसे हटाने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ ऑफ ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है। देखो अगर हम शांति से रहेंगे तो लॉ ऑफ ऑर्डर जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो भी ठीक रहेगा। और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे अब बहुत सारी चीज़ें जैसे नक्सलवाद है, और ये नक्सलवाद हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे देश के अंदर ही, ठीक है। इंटरनल जो सिक्योरिटी के जो थ्रेट हैं वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास होगा। सभी अगर मिलजुल के रहेंगे तो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका क्या मतलब है, आप खुद ही देखो, देखो बेसिक सा लॉजिक है। आप इनके पास एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपको पैसा लगाना है किसी देश के अंदर, तो आप किस देश में लगाना चाहोगे, जहाँ पे रोज दंगे होते रहते हैं या जहाँ पे शांति है। ऑब्वियसली हम वहाँ पे लगाना चाहेंगे जहाँ पे शांति है, जहाँ पे हम अच्छे से काम कर पाएँ, जहाँ पे हम फ्लरिश कर पाएँ। तो अगर हम शांति के साथ रहते हैं, राष्ट्रीय एकता के साथ रहते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती हैं, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना तथा आयात और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ कल्चर, दूसरे देशों के साथ हम पता कर पाएंगे कि उनकी क्या टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, हम अपनी शेयर करेंगे, दूसरों की सीखेंगे। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज ए नेशन, देश का भी सम्मान बढ़ता है कि ये देश हमेशा शांति से रहता है, ये तरक्की की तरफ अग्रसर है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड गिवन इन इंडिया। भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई 5 वीरता पुरस्कारों के नाम लिखो। तो परमवीर चक्र सबसे
हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, यानी कि वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है पीवीसी, परमवीर चक्र। ठीक है, और परमवीर चक्र टोटल 21 मिल चुके हैं। सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, लेटेस्ट मिले थे कारगिल वार के अंदर, टोटल 4 मिले थे, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जी, शेरशाह आपने नाम सुना होगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र, अशोक चक्र, सेना मेडल, वायुसेना मेडल और नौसेना मेडल। ये ओब्लिग में इसलिए हैं क्योंकि ये सभी इक्विवेलेंट है, क्योंकि आर्मी में जो है उन्हें सेना मेडल मिलते हैं, एयरफोर्स में जो है उन्हें वायुसेना मेडल, और जो नेवी के अंदर है उन्हें नौसेना मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ कैन यूथ ऑफ एनसीसी कैडेट कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्रीय निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट कैसे योगदान कर सकते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा में, यानी कि जो अडल्ट एजुकेशन है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोशल सर्विस एक्टिविटीज, सामाजिक सेवा में मदद करके। प्रमोटिंग द नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देके। ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बींग एज इक्वल, सभी नागरिकों से समान बर्ताव करना। और रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूट, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करना। देखो क्या होता है कि जो एनसीसी के कैडेट होते हैं वो हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, लोग हमारी तरफ देखते हैं। तो अगर हम प्रौढ़ शिक्षा में मदद करेंगे, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देंगे, नागरिकों के साथ समान बर्ताव करेंगे, तो बाकी लोग भी उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, हमारे जूनियर भी वही चीज़ें सीखेंगे। तो इस तरीके से जो एनसीसी कैडेट है वो नेशन बिल्डिंग के अंदर, अगेन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम पौधारोपण करते हैं, जैसे हम साक्षरता अभियान चलाते हैं बीमारियों के बारे में, जैसे कोविड के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी, उसकी हमने हेल्प किया। तो इस तरीके से बहुत सारों तरीके से नेशन बिल्डिंग के अंदर एनसीसी के कैडेट मदद करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। राइट एनी 5 फैक्टर विच अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन एडवर्सली। एडवर्सली मतलब विपरीत रूप से या फिर खराब रूप से, एक तरीके से, कि ऐसे 5 कारण लिखो जिनके कारण जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जो राष्ट्रीय एकता है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या हो सकते हैं? सांप्रदायिकता, बिल्कुल। भाषावाद कि ये भाषा अच्छी है और ये भाषा अच्छी नहीं है। क्षेत्रीयता की भावना कि ये क्षेत्र अच्छा है, ये क्षेत्र अच्छा नहीं है। जातिवाद, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार अपने फ़ायदे के लिए लोगों को भिड़वाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरी के बीच में जितनी बड़ी खाई होगी उससे भी दिक्कतें आती हैं। और विदेशी तत्व, जो फॉरेन एलिमेंट होते हैं, वो भी कई बार हमारे राष्ट्र की जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए कम्युनलिज्म, लैंग्विज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड फॉरेन एलिमेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन एडवर्सली। नेक्स्ट पार्ट 2 इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, मार्क्स 70। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 70 नंबर का सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप से रिलेटेड। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का क्या योगदान है। तो देखो, अगर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द पर्सनैलिटी ऑफ ए कैंडिडेट, ऑफ द कैडेट, तो उसमें क्या क्या एनसीसी कैसे हेल्प करती है। तो एनसीसी हेल्प करती है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, एम्पैथी, सहानुभूति। एम्पैथी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, सहानुभूति का, कि हम दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। क्रिएटिव थिंकिंग कैसे, कि कोई भी हमको काम करना है तो इसको क्रिएटिव तरीके से कैसे किया जा सकता है और नए तरीके से कैसे किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसको SOLO की जगह SOLV कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी कि समस्या को सुलझाने का कौशल। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना पड़ता है हमको एनसीसी में। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अंतर प्रभावी संचार, यानी कि एक प्रभावी संचार, किसी से हम बात करते हैं तो हम अपनी बात को उसको अच्छी तरह पहुंचा पाएँ, उसे समझा पाएँ, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और कोपिंग विद इमोशन, भावनाओं में ना बहना। इस तरीके से जो एनसीसी होती है वो कंट्रीब्यूट करती है व्यक्तित्व के, यानी कि पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, और कोपिंग विद स्ट्रेस यानी कि तनाव का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन द 50 वर्ड एंड राइट एनी 4 ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी एग्जिहिबिट बाय देम।
तो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको पहले तो सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई 100% की लीडरशिप क्वालिटीज़ लिखो, 10 लीडरशिप क्वालिटीज़ लिखो। तो देखो पहले तो आप ये देख लो कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी वॉज ए ग्रेट सागा प्रोपोगेटर ऑफ हिंदुइज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century. He spread the message of his master through his preaching. He started Ramkishan mission to motivate you to take up social service for the development of the mankind. ये आपको पता है हिंदी के अंदर अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के अंत में हमारी पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के महान ऋषि और प्रचारक थे। उन्होंने अपने प्रचार के जरिए अपने गुरु का संदेश फैलाया। उनके गुरु का क्या नाम था? तो श्री रामकिशन परमहंस जी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। और 1893 आपको पता होना चाहिए, 1893 1893 के अंदर जो शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था अमेरिका में, और अमेरिका के भाइयों और बहनों कह के जो संबोधित किया था, वो उनका जो भाषण था, वो उनका जो लेक्चर था, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई। और बाद में आके इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी इंडिया में। और इन्होंने जो लीडरशिप क्वालिटी एग्जिबिट की थी, शो की थी, वो है नॉलेज, यानी कि इनको नॉलेज थी। ये तो आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इन्हें। इनक्विजिटिव, जिज्ञासु, यानी कि जानने की जिज्ञासा थी। इनिशिएटिव, पहल लेना, ठीक है। एम्पैथी, यानी कि दूसरों को समझना, दूसरे क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो समझना। एंड ओरेटरी, ओरेटरी होता है बोलने से रिलेटेड। बहुत ही अच्छे वक्ता थे ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे किरण बेदी जी के बारे में पूछा गया, तो आप बिल्कुल यहाँ पे किरण बेदी भारतीय शीर्ष पुलिस में से एक थी। वह अभिनव और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थी। यहाँ पे क्या है कि किरण बेदी वाज वन ऑफ द इंडिया टॉप कॉप्स। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पहली महिला आईपीएस जो बनी वो भी किरण बेदी थी। इनोवेटिव थी, कमिटेड टू मतलब हैं, ठीक है। और कमिटेड टू सोशल चेंज हैं, टॉप पे पहुंची, पुलिस ऑफिसर बनी, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने सराहनीय काम किया। द सोसाइटी ब्रोट हर इनटू द हायर लीडरशिप पोजीशन। लीडरशिप, टैक्टफुल एंड इनिशिएटिव, नॉलेज ऑब्वियसली चाहिए, आईपीएस बनी है। डिसीजिवनेस, डिसीजन लेने की क्षमता, ह्यूमन, मानवतावादी थी। तो ये क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो एग्जिबिट की जाती हैं किसके द्वारा? किरण बेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट इज महेंद्र सिंह धोनी। एम एस धोनी, कैप्टन कूल, यू नो, ठीक है। कैप्टन कूल के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप सारी चीज़ें इनके बारे में लिख के आ सकते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी सबसे पहली, क्योंकि कैप्टन कूल कहा जाता है, तो पेशेंस, यानी कि धैर्य, जो ये शो करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी लीडरशिप के लिए। यानी कि कूल एंड काम रहना किसी भी सिचुएशन के अंदर, प्रतिबद्धता, किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट, निर्णायक यानी कि डिसीजिवनेस, लक्ष्यों को बनाए रखना यानी कि मेंटेन द एम्स, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, और फिजिकल फिटनेस। ऑब्वियसली अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो ही शुड बी फिजिकली फिट। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जिबिट क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो शो की जाती हैं एम एस धोनी जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफाइन डिसिप्लिन, अनुशासन को परिभाषित करें। तो डिसिप्लिन मीन्स क्विक एंड विलिंग ओबीडियंस टू इंस्ट्रक्शन, टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर अब्सेंट। देखो अनुशासन क्या होता है? अनुशासन ये है कि जब आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो आप उनको तुरंत और अच्छे तरीके से उस आदेश का पालन करते हैं। और जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शन नहीं भी दी गई हैं, या जिस टाइम पे हमारे सीनियर नहीं भी है, उस टाइम पर भी हम जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी या जो मैंडेटरी चीज़ें उनको करें। ऐसा नहीं कि अगर सीनियर है या जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दी हैं वो हैं तभी हम रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा नहीं। हर टाइम रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना, काम को अच्छे से करना, वही क्या कहलाता है? डिसिप्लिन कहलाता है। नेक्स्ट इज राइट डाउन 5 फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल राइट आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, और उन्हीं में 5 लिखने हैं आपको। तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोएशन, एक्सप्लोइटेशन, किसी का शोषण के विरुद्ध अधिकार, और राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार। तो ये 5 अधिकार है जो यहाँ पे दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट जो हमारे दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं वो हमने कौन से देश से लिए हैं? तो वो हमने लिए हैं यहाँ पे यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रिंसिपल अनाउंसमेंट इज ए डैश वे कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन नॉर्मली दो प्रकार की होती है, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन जिसके अंदर एक व्यक्ति कम्युनिकेशन दे रहा है, कोई भी जो मैसेज है वो दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे सुन रहा है, बस ये वन वे कम्युनिकेशन है। और टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, पहले वाला सुन रहा है। अब जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस बात को सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आप दोनों बात करते हैं, यानी कि सामने वाला भी बोलता है और आप भी बोलते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। और जब भी कोई बड़ी उद्घोषणा की जाती है, बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो ऑब्वियसली एक बंदा इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड इज डैश स्किल। अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र में खेल सकता है तो वो उसकी खेल स्किल है। सेल्फ डेवलपमेंट इज ए डैश फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, तो जो सब विकास होता है वो भौतिक कारक होता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। फॉर स्ट्रोंगर रिलेशनशिप थ्री मेन कंपोनेंट्स आर डैश डैश एंड डैश। मतलब मजबूत रिश्ते अगर बनाए रखने हैं तो क्या क्या होना चाहिए? पैशन होना चाहिए यानी कि जुनून होना चाहिए, इंटीमेसी यानी कि आत्मीयता होनी चाहिए, और कमिटमेंट होनी चाहिए रिश्तों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। बिना शब्दों की यानी कि शब्दहीन संवाद कौन सा होता है? तो अवाचिक यानी कि नॉन वर्बल। देखो कम्युनिकेशन जो होती है वो वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह की होती हैं। वर्बल जो हम बोल के करते हैं, नॉन वर्बल जो होती है जो बिना बोले कम्युनिकेशन होती है। जैसे हमारे गेस्चर, हमारे पोस्चर। गेस्चर पोस्चर का क्या मतलब होता है? हमारे हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, हमारा खड़ा होने का तरीका, जब हम बात करते हैं तो हाथ कैसे हिला रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हम किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल के करते हैं, नॉन वर्बल जो हमारा शरीर शो करता है, ठीक है, बॉडी शो करती है, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन होंगे 18 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपका ये पेपर पूरा कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वीडियो आए और आपको पता लगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे और ये PDF भी आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।